लेकिन है सर, ये जो टाइमलाइन की बात है राहुल गांधी का, ये इसको कितना प्रभावी देखा जाए? क्या मोदी जी जिस चीज को चाह रहे थे कि हम बोल करके धीरे से निकल जाए, जैसे आज तक निकलते रहे हैं, राहुल गांधी ने पकड़ लिया कि नहीं नहीं बताइए, पूरी बात बताइए, आधी बात बताकर मत जाइए? आईपीएल का दौर चल रहा है, इसलिए आप समझिए कि राहुल जी के गुगली में नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट और पूरा का पूरा आरएसएस बुरी तरह फंस गया है। लेकिन इसके पहले मैं, चूंकि आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है, आज दुनिया भर के मजदूरों के बलिदानों संघर्षों पर चर्चा की जाती है, तो उनकी स्मृति को मैं आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं और याद करता हूं कि यही जो लोग मजदूर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो मजदूर लॉकडाउन में सड़कों पर हजारों किलोमीटर चलते रहे और सैकड़ों की संख्या में मरते रहे, जो लोग हिंदुस्तान में कांवड़ यात्राओं में कांवड़ ढो रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके लिए जाति जनगणना की जरूरत है। इनके जिंदगी में इनके सामाजिक सम्मान को, इनके सामाजिक स्थान को अगर परिवर्तन करना, उन्नयन करना है, तो जाति जनगणना ही एकमात्र मंत्र है, जिसका मसाल लेकर पिछले 3 साल से राहुल गांधी चल रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक इलाहाबाद में संविधान संवाद में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं इसी सरकार के रहते इसको लागू करवाऊंगा। मोदी जी मुगालते में न रहे कि इन्होंने ये इनका इजाद किया हुआ मंत्र है, क्योंकि हम लोग तो बचपन में ये जनसंघ से निकले हैं। ब्राह्मण बनिया पार्टी के रूप में इनको रेखांकित करते थे लोहिया जी कि बोलो बम तौलो तब कम वाली पार्टी है। इन्होंने तो कभी भी ओबीसी के लिए, दलित के लिए, मुस्लिम के लिए, महिला के लिए कोई ऐसी बात नहीं सोची जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन जो बात मैं शुरू करना चाह रहा हूं आपकी इजाजत से, कि जाति जनगणना का ऐलान करके, मतलब एक कैबिनेट डिक्लेरेशन है, अभी कुछ भी उसमें नहीं हुआ, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कब तक पूरा करेंगे? क्योंकि इनके पास तो 2013 में ही जाति जनगणना का 11 वाला सब कुछ मिल गया था, डाटा एनालिसिस मिल गया था। 14 में सत्ता में आते ही इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये चाहते तो 2014 में ही उसे डिक्लेयर कर सकते थे। ये अटल जी चाहते तो 2011 में जब पहली बार सेंसस हुआ, तब तक मंडल कमीशन लागू हो गया था और ओबीसी एज ए पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज कर चुकी थी और बहुत भारी दबाव था कि जातियों की जनगणना कर ली जाए। लेकिन अटल जी ने साफ साफ मना किया। आज वैष्णव जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जाति गणना जनगणना से ज्यादा इस बात पर था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के किए हुए पर इन्होंने मिट्टी डाल के ये बैठे रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वर्ष जो है संघ का 100वां वर्ष है और एक बहुत बड़ा आयोजन के रूप में संघ इसको मना रही है। और संघ का जो मूल था वह हिंदू एकता का मूल था। और हिंदू एकता के मूल में ये था कि ये जो है, ये जाति व्यवस्था को हम नहीं स्वीकार करते, जिसको अम्बेडकर साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के एक ऐसे 4 तल्ले के मकान के रूप में खड़ा जिसको जोड़ने वाली कोई सीढ़ी नहीं है, ये मानते ही नहीं थे। तो पूरे इस 100वें साल में इस निर्णय से, नरेंद्र मोदी जी और उनके कैबिनेट के निर्णय से आरएसएस का पूरा फिलॉसफी ही ध्वस्त हो गया। आरएसएस की पूरी इमारत में ही दरार पड़ गई कि हिंदू यूनिटी, ये चाह रहे हैं कि जो दलित है, जो ओबीसी है, जो पिछड़ा हुआ, उसकी जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो हिंदू के रूप में हो। वो खुद जाति जनगणना के इस ऐलान से खत्म हो गया। तो ये इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि आरएसएस का जो दर्शन था, जो विचारधारा थी, वो अवैज्ञानिक थी और समाज ने उसे ठुकरा दिया। 100 साल में आरएसएस को बाहर जाने का रास्ता इस निर्णय से दिखाई पड़ा। तीसरी चीज मैं यह बता रहा हूं कि ये लोग, ये अगर आपको याद हो 2017 में मोहन भागवत जी ने आरक्षण पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। बिहार के चुनाव में लालू यादव ने उनको ललकारा था कि किसी भी अखाड़े में आकर लड़ लो। उसके बाद दोबारा इधर होसबोले साहब और इनके और भी नेता लोग आरक्षण की समीक्षा की लगातार बात करते रहे हैं। 2024 के चुनाव का नारा क्या था?
आज ये जाति जनगणना के पैरोकार और मास्टर स्ट्रोक सारे मीडिया वाले तो ये सोचे थे कि कैबिनेट मीटिंग इसलिए हो रही है कि युद्ध का ऐलान होगा और उसकी टाइमलाइन दी जाएगी, और उसके लिए बड़ी तैयारी थी उनकी, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज के लिए वो सारे पत्रकार और सब स्क्रिप्ट तैयार था कि मोदी जी की तरफ से ऐलान होगा कि पाकिस्तान का खात्मा, जैसे चेचन्या का खात्मा कर रहे थे वैसे पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। लेकिन उल्टा हो गया और बहुत भयानक असंतोष इनके कैडर में हो गया। इनके कैडर में जो अपर कास्ट मेंटेलिटी की पूरी पार्टी है, इससे बहुत विक्षोभ पैदा हुआ, क्योंकि ये नारा तो लोहिया का था, कर्पूरी ठाकुर का था, बाबू जगदेव प्रसाद का था, ये नारा तो रामस्वरूप जी का था और शरद यादव का था। इनका कोई एक विचारक बताइए, इनका कोई एक नेता बताइए जिसने आरक्षण का समर्थन किया हो। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव की जो पहली सरकार बनी जनता पार्टी की, उसने जब 15% ओबीसी के लिए आरक्षण किया, पूरे के पूरे सारे के सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में आग लग गई, सड़कों पर लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी जला दिए गए, और ये सब लीड कर रहे थे। और आप जब बताइए कि बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लगाकर लोगों ने कहा कि बुद्ध और अंबेडकर के बाद एक तीसरा व्यक्तित्व है जो समाज में आमूल चूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठा लिया, उसके बरक्स उस मंडल के जवाब में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर आडवाणी को तैयार किया कि आप सोमनाथ से अयोध्या तक मंडल को डिफ्यूज करने के लिए मंदिर का आंदोलन चलाइए। तो ये कभी ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ये आरक्षण का और जाति जनगणना का, और जाति जनगणना में आपको आंकड़े तो सबके पास है, सब कुछ है। जाति जनगणना के जो आंकड़े आ रहे हो चौंका देने वाले हैं। कहीं 69% है ओबीसी, कहीं 73% है, कहीं 71% है, कहीं 68% है, खुद उत्तर प्रदेश में 54% है। तो आरक्षण का जो 50% का बैरियर है जो बालाजी के केस में, फिर इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको तो ध्वस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट। ये तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी राजनीति में तभी सफल, मुझे लाख नुकसान हो जाए लेकिन मैं 50% का बैरियर को ध्वस्त करके रहूंगा। और ये आज जाति जनगणना के जो नतीजे बिहार में आए हैं, और जाति जनगणना के नतीजे जो तमिलनाडु में आए, तेलंगाना में आए, कर्नाटका में, आंध्रा में, ये सभी वो स्टेट्स है जो गैर भाजपाई शासित स्टेट्स हैं। उससे तो आपने तो दिमाग लगा के सवर्णों के 10% का जो गरीबी का कोटा है, जिसको यूपी के लड़के जो है सुदामा कोटा कहते हैं, वो तो करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई। उसमें 50% का बैरियर आपको नहीं दिखाई पड़ा कि 60% हो गया, और उसमें तमाम अमीर घरों के उच्च जातियों के लड़कों के और लड़कियों के सिलेक्शन हो रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। ओबीसी के लिए आपने क्रीमी लेयर लगा दिया कि अगर आपका इतना आमदनी है, इतना आपकी हैसियत है, तो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। और ये जो 10% गरीबी वाला कोटा है सवर्ण का, उसमें सारे लोग जो गरीब नहीं है उस ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा रहे हैं। तो भाजपा की तो राजनीति इस देश के संविधान के संदेशों के विरुद्ध में थी। अभी इनके धनखड़ साहब ने कहा कि भाई साहब केशवानंद भारती केस का पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, कोई बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये तो चाह रहे हैं, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में आरक्षण होते हुए आरक्षण खत्म हो गया है। सारा का सारा प्राइवेटाइज किया, सारा का सारा कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हुआ, जहां आरक्षण ये नहीं लागू करते। और आपको मैं बता दूं कि सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में और सेवा आयोगों में एक नया इन्होंने फार्मूला लिखाया है, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल में सारे ओबीसी के अच्छे विद्वान परिश्रमी प्रतिभाशाली लड़कों को ये सड़क पर ले आकर खड़े हैं। तो नॉन फाउंड सुटेबल से लेकर, और इसीलिए जाति जनगणना में देखिए एक कमी है। जाति जनगणना में बहुत सारी ताकत है, लेकिन जाति जनगणना इस चीज को नहीं बता पाएगी कि इस देश के प्राइवेट सेक्टर में कितने ओबीसी और एससी के लोग हैं, इस देश के यूनिवर्सिटीज में कितने वाइस चांसलर है, इस देश के ब्यूरोक्रेसी के कमांडिंग पोजीशन में कितने उन जातियों के लोग हैं। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जाति की जनगणना का हमारा जो लक्ष्य है वो जाति की गिनती नहीं करना है, हमको बस ये भी देखना है कि रिसोर्सेस का बंटवारा कैसे हुआ है। ये असली सोशल जस्टिस है।
ये असली सोशल जस्टिस है जिसको लोहिया जी ने उसके पहले अम्बेडकर साहब ने सुना था। उनका कहना कि इस देश में बड़े आदमी की संख्या कितनी है और वो पर किन लोगों का कब्जा है, वो कौन से जातियों के लोग हैं, शिक्षा कौन, और जो आर्टिकल 15(5) है जिसमें प्राइवेट, पूरा करिए एडेड एंड अनएडेड। पूरा करिएगा। जी 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 धनंजय सर, जिस तरीके से जी आप जी के सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में जो एडेड नॉन एडेड है उसमें रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसको भी जाति जनगणना एक बहुत बड़ी ताकत देगी और पिछड़ी और दलित जातियों को एक बहुत सामाजिक विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। ठीक है।